जय हिंद दोस्तों। मैं रवि आप सभी का टॉपर एग्जाम प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हो, सूर्य बैच की पहली क्लास। जी हाँ, आज सूर्य बैच की पहली क्लास है और हम इस पहली क्लास में दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। और सब्जेक्ट अभी आपको मैं बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों का मैसेज आया जो हमारे टेलीग्राम चैनल से, पर्सनल टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। उनका मैसेज आया कि कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो हम एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे आज, सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि सूर्य बैच के बारे में मैंने आपको बताया था, जीके की क्लास मिलेगी आपको, स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी। ठीक है, जीके से मतलब जो आपको सब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा, और एक स्टैटिक जीके की क्लास आपको अलग मिलेगी। और स्टैटिक जीके में वो क्लास होगी आपके लिए एक पैकेट के रूप में, वो क्लास मिलेगी आपको। ठीक है दोस्तों, पैकेट के रूप में हमारी दो क्लास डल चुकी हैं और अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो क्लास है। जब तक एसएससी जीडी का पेपर नहीं हो जाता है तब तक वो पैकेट एसएससी जीडी के लिए है, और जब एसएससी जीडी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये स्टैटिक जीके के पैकेट स्टार्ट हो जाएंगे दिल्ली पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन में, इस सूर्य बैच में हम आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है दोस्तों, और इकोनॉमिक्स, ये सारा डाटा कराया कराया जाएगा। और सब्जेक्ट के अलग, सब्जेक्ट से अलग आपको करंट अफेयर्स की क्लास और एक स्टैटिक जीके की क्लास देखने के लिए मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और अपने आप में एक रामबाण क्लास होने वाली है। सूर्य बैच की जितनी भी क्लास चलेंगी अपने आप में रामबाण क्लास साबित होने वाली हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, मैं सारी क्लास इस व्हाइट बोर्ड पर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस व्हाइट बोर्ड पर कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, कोई ये नहीं कि पीडीएफ लगा दिया, उस पीडीएफ से मैं आपको करा रहा हूँ। तो सारी चीज़ें जो आपको पढ़ाई जाएंगी विद प्रैक्टिकल, लिख लिख कर आपको बताया जाएगा। बस ये है कि आपके अंदर जुनून होना चाहिए पढ़ने का, कि ये नहीं होना चाहिए कि डिजिटल बोर्ड है या व्हाइट बोर्ड है। आपका काम है पढ़ने का, और पढ़ो आप। और डाटा किस तरीके से हमें आपको देना है, किस तरीके से आपके लिए वो इम्पोर्टेंट डाटा है, ये सारा काम है हमारा। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ाना है और बच्चों को क्या पढ़ना है, ये सारे काम होते हैं एक टीचर के। ठीक है, कि बच्चों को किस तरीके से वो डाटा दिया जाए जिससे कि वो बच्चे पढ़ें और वहीं से सिलेक्टेड मटेरियल उन्हें मिल जाए। ठीक है, ये नहीं कि पूरी किताब लिखाते जा रहे हैं बच्चों को और वहाँ से बच्चा पढ़ता हुआ बोर हो रहा है कि इतना सारा मैं कहाँ से करूँ, सारा बर्डन उसके चांद पर रख दिया एक टीचर ने कि तुझे इतना सारा करना है, ये टॉपिक करने हैं, वो करने हैं। ये नहीं, सबसे पहली बात होती है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात यह है कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम ऐसी चीज़ों से बचेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है और वहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ऐसे टॉपिक या ऐसे पॉइंट हम छोड़ते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको डाटा कराया जाएगा, बहुत अच्छा डाटा, और देखा जाएगा ये कि आपको कुछ डीपली कराया जाएगा दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि 50 नंबर की जीएस अपने आप में बहुत अहम रोल निभाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत अहम रोल निभाती है और आपको बहुत अच्छा डाटा मिलेगा यहाँ से। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी पॉलिटी की पहली क्लास। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी की क्लास रहने वाली है। और इस पॉलिटी की क्लास में देखो, जो हम वनडे एग्जाम पढ़ते हैं, जो हम वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उस वनडे एग्जाम में हमें पढ़ना होता है कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ना होता है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना होता है। कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम हिंदी में क्या लिखते हैं? संविधान। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हमें इसका सिलेबस मालूम होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस में कौन कौन सा सिलेबस है और क्या हमें पढ़ना है। क्या हम, ऐसा भी होता है देखो बच्चों, ऐसा बहुत होता है कि हम पढ़े जा रहे हैं, बुक में से पढ़े जा रहे हैं, फिर जब हम एनालिसिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं या सिलेबस देखते हैं, तो हम अपने सिलेबस को बहुत दूर हटा देते हैं और वो टॉपिक पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो हमें सिलेबस का ध्यान रखना है। एक अगर कोई सिविल की तैयारी करने वाला होता है, सबसे पहले उसे बात यही सिखाई जाती है कि सबसे पहले हमारे माइंड में फिक्स होना चाहिए हमारा सिलेबस, कि सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस हमें पढ़ना है, और जो हमारा सिलेबस नहीं है वो हमें छोड़ना है, वो नहीं पढ़ना है। क्योंकि जीएस का एक अपार भंडार है, कहाँ तक आप कवर करोगे, हमें कवर वो करना है जो हमारे सिलेबस में है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पहले
आपको सिलेबस लिखाएंगे संविधान का कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक लिखेंगे पहले पाठ्यक्रम। पहले हम पाठ्यक्रम लिखेंगे। इस पाठ्यक्रम में फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है हमें, संविधान सभा। संविधान सभा। दूसरा टॉपिक संविधान सभा की समितियां। ठीक है दोस्तों, तीसरा टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, पहला संविधान सभा, संविधान सभा की समितियां। फिर हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। फिर हमें पढ़ना है मौलिक अधिकार हो गया, और मौलिक अधिकार से पहले चलो एक विषय हम ऐड करते हैं इसमें, संविधान सभा की समिति। फिर हमें पढ़नी होती है नागरिकता। नागरिकता के बाद मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार के बाद डीपीएसपी। डीपीएसपी से मतलब है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व 6, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, तो कितने टॉपिक लिखा है मैंने अभी आपको? टॉपिक लिखा है अभी 5, जो हमारे सिलेबस में है, जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आगे मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य, और 7 संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। तो कितने टॉपिक हुए दोस्तों? ये टॉपिक हुए हैं अभी 7, संविधान सभा, संविधान सभा की समितियां, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका। फिर हमें संसद। ठीक है, और संसद, राष्ट्रपति, 10वां संसद। संसद हो गया, फिर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के बाद हमें पढ़ना होगा संघ की कार्यपालिका में। इसमें संसद से पहले हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति, लेकिन संसद के बाद फिर राष्ट्रपति की हमें पढ़नी होती है शक्तियां। वैसे इसे हम काउंट करके राष्ट्रपति में पढ़ लेंगे, इसे अलग से मत लिखो आप, इसे अलग से मत लिखो। फिर लिखना आपको कैग। कैग पढ़ना है। फिर सुप्रीम कोर्ट लिखना है। सुप्रीम कोर्ट भी आपको पढ़ना है। कितने टॉपिक हुए? 10। सुप्रीम कोर्ट, और फिर यहां से हाई कोर्ट। हाई कोर्ट हो गया, और फिर हाई कोर्ट के बाद आपको पढ़ना है इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आपने देखना है पंचायत। पंचायत पढ़ाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है 100%। फिर इसके बाद इसमें ऐड लिख लेना है आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। संविधान संशोधन। ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है क्वेश्चन। और फिर लास्ट में जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है नीति आयोग। नीति
नीति आयोग आपको पढ़ना है अलग। तो दिल्ली पुलिस में बस ये 14 टॉपिक पढ़ने हैं। अगर आपने ये 14 टॉपिक पढ़ लिया तो इतनी गारंटी रहेगी, जो आपका पॉलिटी से, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बनेगा वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, अपनी कॉपी पेंसिल उठाओ, कॉपी में ये सारा पाठ्यक्रम, अपना सारा सिलेबस कॉपी में नोट डाउन करो। ठीक है दोस्तों, देखो आप ऑनलाइन तो तैयारी करते हो, लेकिन ऑनलाइन तैयारी करने का भी एक तरीका होता है। ऑनलाइन तैयारी जो आप करते हो तो ऑनलाइन तैयारी करने से पहले आपके पास, जब आप क्लास स्टार्ट करते हो, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके पास पेन कॉपी होना चाहिए, और जो सामने टीचर बताता है, जो लिखता है, वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है दोस्तों, अपनी कॉपी में नोट्स बनाते चलेंगे। जिस तरीके से मैं आपको नोट्स बनाता हूँ यहाँ पर, जो मैं खुद लिखूंगा, उसी तरीके से आपको अपनी कॉपी में नोट्स लिखने हैं। ठीक है, एक बार मेरे साथ जुड़कर देखो, फॉलो कर देखो चैनल को। डेटा ऐसा करूँगा, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पहले कुछ दिन मुझसे पढ़कर देखो, कुछ दिन फॉलो करो, डाटा समझो जरा जो मैं करा रहा हूँ आपको, फिर एनालाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, तब देखना कि जो टॉपर एग्जाम पर आपको सिलेबस कराया जा रहा है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बात मैं कहता नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाओ और फिर वहाँ से देखो क्या रवि सर जो करा रहे हैं वो क्वेश्चन बाहर के हैं। फिर आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आप खुद लगाते हो ना प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन कहीं बाहर से नहीं है, इस टॉपर एग्जाम की क्लास से ही है। ठीक है दोस्तों, तो कितने टॉपिक, 14। संविधान सभा, संविधान सभा की समितियां, नागरिकता, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ की कार्यपालिका, संसद, कैग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पंचायत, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और नीति आयोग। आप सोच रहे होगे कि राष्ट्रपति कहाँ, राष्ट्रपति हम इसी के बाद स्टार्ट कर देंगे। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति हम दोनों पढ़ेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, तो ये था सिलेबस जो हमें पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, इसे करते रफ, यहाँ से चलते हैं आगे। तो दोस्तों हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, संविधान सभा, जो आपको सामने लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा हम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन संविधान सभा की थोड़े बैकग्राउंड में हम जाएंगे कि संविधान सभा बनी, संविधान सभा की मांग क्या पहले से उठ रही थी। ठीक है दोस्तों, क्या संविधान सभा की मांग बाद में उठी या कितने पहले से उठ रही थी संविधान सभा की, कब से ये मांग चल रही थी कि हमारा एक अलग संविधान होना चाहिए, ये सारी डिटेल्स हम पढ़ेंगे, अपने थोड़े बैकग्राउंड में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संविधान सभा की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों हमें संविधान सभा ही पढ़ना है। तो संविधान सभा में संविधान निर्माण की कुछ मांगे रखी गई थी। ठीक है दोस्तों, संविधान सभा में संविधान निर्माण की कुछ मांग रखी गई थी। और संविधान सभा उस टाइम पर कौन सी थी, उस टाइम पर थी ब्रिटिश संविधान, एक ब्रिटिश असेंबली थी। उस ब्रिटिश असेंबली में हमारी अलग अलग मांग रखी जाती थी। फिर बाद में भारतीय संविधान सभा अलग बनी थी, लेकिन भारतीय संविधान सभा से पहले एक असेंबली थी, ब्रिटिश असेंबली। ठीक है दोस्तों, वहां पर सारी मांगे रखी जाती थी। तो भारत की तरफ से संविधान निर्माण की मांग 3 रखी गई थी। कितनी मांग रखी गई थी, 3 मांग रखी गई थी संविधान निर्माण की। जो पहली मांग थी अप्रत्यक्ष मांग। कौन सी मांग थी दोस्तों, अप्रत्यक्ष मांग। और दूसरी मांग जो रखी गई थी वो थी सांकेतिक मांग। ठीक है, सांकेतिक मांग। और तीसरी मांग थी प्रत्यक्ष मांग। ठीक है दोस्तों, तो 3 तरह की मांग थी ये संविधान निर्माण की। कौन कौन सी, प्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग और अप्रत्यक्ष मांग। ठीक है, तो उस टाइम पर जब ये मांगे रखी गई थी तो कांग्रेस में 2 तरह के नेता थे, एक उदारवादी और एक उग्रवादी। ठीक है दोस्तों,
एक उदारवादी, एक उग्रवादी। तो मैंने क्या बताया, मैंने आपको यह बताया कि जब मांग रखी गई थी तो देखो कांग्रेस में दो तरीके के व्यक्ति थे, एक थे उदारवादी और दूसरे थे उग्रवादी। ठीक है दोस्तों, उदारवादी और उग्रवादी दो तरीके के व्यक्ति थे। जो उदारवादी थे, उदारवादी की अगर हम बात करते हैं, जो उदारवादी लोग होते थे इनकी मांगे उदार होती थी, इनकी मांगे उदार थी। उदार से क्या मतलब है, उदार से ये मतलब है कि ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ये जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ठीक है दोस्तों, न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और भारत में अंग्रेजों को विकास का पर्याय मानते थे। तो मैंने क्या बताया, ये जो उदारवादी नेता थे कांग्रेस के, इनकी मांगे उदार थी। ये अंग्रेजों को भारत की न्यायप्रियता का, या हम ये कह सकते हैं कि ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। ये अंग्रेजों को, जो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता अंग्रेजों को विकास का पर्याय मानते थे। ठीक है, ये थे उदारवादी। तो फिर उग्रवादी नेता कौन से थे? उग्रवादी नेता थे, इनकी मांगे प्रबल और तीक्ष्ण हुआ करती थी। जो उग्रवादी नेता थे इनकी मांग प्रबल और तीक्ष्ण हुआ करती थी। प्रबल और तीक्ष्ण मांगे हुआ करती थी। तीक्ष्ण मांगे किस तरीके से? इनकी मांगे ये थी कि ये डायरेक्टली कहते थे अबे तुम कौन, अंग्रेजों को डायरेक्ट कहते थे कि अबे तुम कौन, ये जो देश है ये तुम्हारे बाप का थोड़ी है, ये तो हमारा देश है, हमारा भारत है। ठीक है दोस्तों, ये तो आपने आकर यहाँ पर कब्जा किया है, ये डायरेक्टली कहते थे क्योंकि ये इनका स्वभाव गुस्से वाला था, तीक्ष्ण वाला स्वभाव था। ठीक है दोस्तों, तो इनकी मांगे प्रबल तीक्ष्ण हुआ करती थी और ये अंग्रेजों को, जो उग्रवादी नेता थे, ये अंग्रेजों को भारत का शोषण करने वाला कहते थे। उग्रवादी नेता कहते थे कि ये भारत का शोषण कर रहे हैं, ये भारत का शोषण कर रहे हैं, अंग्रेज एक नंबर के झूठे हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। ठीक है, इन्होंने जो आज तक कहा है वो आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। ये सारी बातें किसकी थी? उग्रवादी की। और उदारवादी, इनकी मांगे उदार थी, अंग्रेजों को अपना हितैषी मानते थे। ठीक है दोस्तों, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, उनकी चापलूसी करते थे। ठीक, कौन? उदारवादी। तो उदारवादी की अगर हम बात करते हैं कि उदारवादी नेता कौन कौन से हैं, अगर हम उदारवादी देखते हैं और उग्रवादी नेता कौन से हैं, तो उग्रवादी नेता की अगर हम बात करते हैं तो उग्रवादी में नाम बहुत फेमस है, लाल बाल पाल। ठीक है, तो लाल बाल और पाल, ये तीन नेता थे जो उग्रवादी थे। और भी नेता बहुत हुए हैं जो उग्रवादी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो मुख्यतः चर्चाओं में रहते थे ना, वो यही रहते थे, लाल बाल पाल। लाल से मतलब लाला लाजपत राय, क्या नाम है? लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, और बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पाल से विपिन चंद्र पाल, क्या नाम है? विपिन चंद्र पाल। तो मैंने अभी क्या बताया, मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये मांगे चल रही थी, उस मांग के टाइम पर देखो दो तरीके के नेता थे भारत में, वो कांग्रेसी नेता थे। और वो नेता दो तरीके के कौन कौन से थे? वो थे एक उदारवादी, एक उग्रवादी। जो उदारवादी थे वो अंग्रेजों को अपना हितैषी मानते थे, उनकी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और ये कहते थे कि ये अंग्रेज भारत का शोषण नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और जो उग्रवादी नेता थे, जो रिवोल्यूशनरी नेता थे, उनका क्या मत था? वो कहते थे कि जो अंग्रेज हैं वो भारत का शोषण कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने भारत में आकर कब्जा किया है
ये उनका देश नहीं है, इन्हें यहाँ से भगाओ। ठीक है, उनका डायरेक्टली यही फैसला होता था। और इनकी मांगे बड़ी प्रबल तीक्ष्ण हुआ करती थी जो उग्रवादी नेता थे। तो उग्रवादी नेता कौन कौन से थे उस टाइम पर? लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं उदारवादी की। तो उदारवादी नेता कौन कौन से, अगर आपको याद रखना है तो उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो ये नेता कौन से हैं? ये नेता हैं जिनकी उदारे मांगे हुआ करती थी, जो उदारवादी नेता कहेंगे हम इन्हें। और उग्रवादी नेता कौन से? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने बताया आपको जो मांग रखने वाले व्यक्ति थे उनमें कितना तरीके के लोग थे, 2 तरीके के, उग्रवादी और उदारवादी। ठीक है दोस्तों, तो उदारवादी नेता कौन कौन से आपको याद रख लेना है। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि, ये सभी कौन से नेता हैं उदारवादी। उग्रवादी में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, इनकी मांग तीक्ष्ण हुआ करती थी। ठीक, ये पूर्ण संविधान की मांग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये मांग से पहले का मैंने आपको बैकग्राउंड बताया और उसमें ये बताया कि किस किस विचारधारा के लोग थे। एक उदारवादी विचारधारा के लोग थे भारत में और एक उग्रवादी विचारधारा के लोग। ठीक है, और अब देख चलते हैं यहाँ से आगे। अब हमें इसमें यह देखना है कि भारत में सबसे पहले जब मांगे स्टार्ट हुई तो अप्रत्यक्ष मांग किसने स्टार्ट की, सांकेतिक मांग किसने स्टार्ट की और प्रत्यक्ष मांग किसने स्टार्ट की। ठीक है दोस्तों, अब हमें यही देखना है। इसे करते हैं हम जरा रफ। तो दोस्तों हमें देखना है सबसे पहले इसमें अप्रत्यक्ष मांग। देखो, अप्रत्यक्ष मांग की अगर बात करते हैं तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, ठीक है दोस्तों, तो गंगाधर तिलक ने 1895, कितना याद रखना है आपको, 1895 में एक बिल पेश किया था, एक बिल प्रस्तुत किया था ब्रिटिश असेंबली में। उस बिल का नाम क्या था? उस बिल का नाम था स्वराज बिल। क्या नाम था? स्वराज बिल। स्वराज बिल, या हम इसका दूसरा नाम ये भी जान सकते हैं कि एक स्वराज विधेयक भी इसे कह सकते हैं, या स्वराज बिल भी इसे हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्वराज बिल, तो स्वराज बिल जो बाल गंगाधर तिलक 1895 में अप्रत्यक्ष मांग करी थी इन्होंने संविधान निर्माण की सबसे पहले 1895 में, और एक बिल प्रस्तुत किया था जिसका नाम था स्वराज बिल। ठीक है, अपने आप में एक विधेयक था ये। ठीक है, एक विधेयक प्रस्तुत किया था बाल गंगाधर तिलक ने, नाम किया था स्वराज बिल। ठीक, और जो स्वराज बिल लेकर आए थे इसे अलग नाम और दिया गया था, इसका एक अलग नाम और था जिसे हम अलग नाम से जानते हैं। इसका अलग नाम ये था संविधान इसका जो दूसरा नाम था वो नाम था भारतीय संविधान विधेयक। क्या नाम दूसरा दोस्तों? भारतीय संविधान विधेयक। भारतीय संविधान विधेयक। तो अभी मैंने आपको इतना बताया है कि अप्रत्यक्ष मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में। एक बिल प्रस्तुत किया था इन्होंने, स्वराज बिल, और इस विधेयक का दूसरा नाम था भारतीय संविधान विधेयक। और अपने आप में ये जो विधेयक था अपने आप में एक वृहद कानून था, एक वृहद कानून था, और इसमें 110 लेख थे। कितने लेख थे दोस्तों इसमें? 110 लेख थे इसमें, जिसमें संविधान बनाने की अप्रत्यक्ष मांग थी। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष मांग क्या और किसी ने भी की,
अप्रत्यक्ष मांग बाल गंगाधर तिलक के अलावा किसी और ने भी की है क्या? तो हमें एक नाम और याद रखना है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने भी अप्रत्यक्ष मांग की है। अप्रत्यक्ष मांग इन्होंने तब की थी जब इन्होंने 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अप्रत्यक्ष मांग करी थी संविधान सभा के निर्माण की, सॉरी संविधान निर्माण की इन्होंने अप्रत्यक्ष मांग की थी। कब? 1906 में। जब 1906 का अधिवेशन हुआ था तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। 1906 में क्या? 1906 में कांग्रेस अधिवेशन, जो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में अप्रत्यक्ष मांग रखी थी। अप्रत्यक्ष मांग के दौरान दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से स्वराज शब्द का यूज किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है दोस्तों, कब? 1906। देखो 1895 से स्टार्ट हुए हैं, 1906 पर आ गए हैं। 1895 में अप्रत्यक्ष मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, और बाल गंगाधर तिलक के बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी अप्रत्यक्ष मांग करते हैं संविधान निर्माण की, और अपने इस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन भी बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? तो 1906 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने, और दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का यूज किया था। क्यों? क्योंकि वे मांग कर रहे थे अप्रत्यक्ष मांग संविधान निर्माण की। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर? देखो 1906, एक यहां से अलग पॉइंट और ले लेना है आपको। इसमें क्या, एक 1905 का भी याद रखो आप, एक इससे लास्ट वाला 1907, 1905 और 1907। ठीक है दोस्तों, तो 1905 में जो हुआ था अधिवेशन, वो अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों वो अधिवेशन हुआ था बनारस में। और 1907 का कहां पर हुआ था? सूरत में। इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी, और जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है दोस्तों, और जो 1907 में अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। ठीक है दोस्तों, रास बिहारी बोस। ये मैं 1906 से जोड़कर बता रहा हूं। एक अधिवेशन जब मैंने आपको बताया है, तो एक अधिवेशन की अध्यक्षता इससे पहले याद रखो, और एक अधिवेशन की अध्यक्षता इसके बाद की याद रखो। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आपको रिवाइज कराता हूँ बहुत इजीली तरीके से। देखो, संविधान निर्माण की मांग रखी गई थी 3। उन 3 मांग में हमने पढ़ा है अप्रत्यक्ष मांग। अप्रत्यक्ष मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी करते हैं 1895 में। एक बिल लेकर आते हैं, एक विधेयक, और उसमें स्वराज बिल आता है। इस स्वराज बिल का अलग नाम है विधेयक का, जिसका नाम है भारतीय संविधान विधेयक, और इसे वृहद कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 110 लेख थे। कितने लेख थे? 110 लेख। इसमें जो बाल गंगाधर तिलक जी लेकर आए थे, इसी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समता की बात कही गई थी इस स्वराज बिल में। ठीक है दोस्तों, फिर 1906 की डेट आती है। 1906 में जो कांग्रेस अधिवेशन होता है, उस कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो फिर हमें एक इनसे पहले का भी याद रखना है, और इनसे एक बाद का भी। इनसे पहले जो हुआ था 1905 में बनारस अधिवेशन, इनसे बाद और साथ में जो हुआ था 6 के बाद, साथ में जो हुआ था सूरत में, रास बिहारी बोस ने उसकी अध्यक्षता की थी, और 1905 वाले की गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो ये सारी बातें मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको कांग्रेस पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, जब मैं आपको कांग्रेस पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्लियर? अब चलते हैं यहां से आगे, इसे करते हैं रफ। अप्रत्यक्ष मांग में इतना ही। अब पढ़ना है हमें सांकेतिक मांग। ठीक है दोस्तों, इसे करते हैं रफ। अब देखते हैं सांकेतिक मांग। तो सांकेतिक मांग की अगर बात करते हैं, तो 1922 की
डेट आती है, और अप्रत्यक्ष मांग हम देख कर आ रहे हैं 1895 में। ठीक है दोस्तों, इस 1895 में स्टार्ट किया था, और हम कहाँ तक पहुंच चुके थे? 7 तक। ठीक, 7 तक हम पहुंच चुके हैं। लेकिन अब हमें देखना है कि सांकेतिक मांग किसने की है। तो सांकेतिक मांग सबसे पहले 1922 में की थी महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी सबसे पहले सांकेतिक मांग करते हैं, टोकन डिमांड करते हैं। ठीक है, और महात्मा गांधी ये कहते हैं 1922 में कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा। क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी? ये कहते हैं कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कोई उपहार। ठीक है, कि जो स्वराज हमें मिलना चाहिए वो ब्रिटिश सरकार का कोई उपहार नहीं है, आप हमें कोई उपहार नहीं दे रहे। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था सबसे पहले 1922 में। क्या कहा था इन्होंने? इन्होंने कहा था कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, न कि ब्रिटिश संसद का कोई उपहार। ठीक है दोस्तों, तो महात्मा गांधी जी करते हैं टोकन डिमांड की मांग। और 1922 के बाद 1923 में, 1922 से 1923 में जब हम पहुंचते हैं, तो 1922 से 23 में जब आते हैं तो तेज बहादुर सप्रू, क्या नाम है? तेज बहादुर सप्रू। तो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक समिति बनती है, एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी में सांकेतिक मांग रखी जाती है। तो जब सांकेतिक मांग रखी जाती है, कमेटी बनी, तो उस कमेटी का नाम क्या था? जो तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, तो उस कमेटी का नाम था सप्रू कमेटी। ठीक है, क्या नाम था? सप्रू कमेटी, सप्रू समिति। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैंने बस आपको इतना ही बताया। ये सारी बातें जो अभी बता रहा हूँ ना, सारी बातें लिखाऊंगा यहाँ पर, जैसे मैंने इसमें लिखा है ना अप्रत्यक्ष मांग में, वो सारी बातें मैं अभी यहाँ पर लिखाऊंगा नोट्स की तरह। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। फिर अभी समझते रहो कि सांकेतिक मांग 1922 में महात्मा गांधी जी करते हैं, और महात्मा गांधी ये कहते हैं कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश सरकार का दिया गया कोई उपहार। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में 1923 में तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक सप्रू कमेटी बनती है, और जब सप्रू कमेटी बन जाती है, तो ये जो सप्रू कमेटी बनी थी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल प्रस्तुत करती है। ये फिर कौन सा बिल लेकर आती है? ये बिल लेकर आती है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया। कौन सा बिल लेकर आती है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल लेकर आती है। ठीक है, और इस बिल में कुछ नहीं था, सारी सांकेतिक मांग थी। और 1925 में 1900 फिर 23 के बाद फिर 1925 में सर्वदलीय सम्मेलन की एक बैठक होती है दिल्ली में, और महात्मा गांधी जी उस बैठक में इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को प्रेजेंट करते हैं, और इस बिल में सांकेतिक मांग थी। ठीक है, सांकेतिक मांग थी, संकेत करके कह रहे थे कि डायरेक्ट तो कहा नहीं, लेकिन ब्रिटिश सरकार पर सारा बोलबाला था कि ब्रिटिश सरकार ये है, ब्रिटिश सरकार वो है। ठीक है, उन्हीं से एक संविधान निर्माण की मांग की जा रही थी, ये अप्रत्यक्ष मांग थी। ठीक, तो अभी आपने कितना देखा? सांकेतिक मांग और अप्रत्यक्ष मांग, सब लिखाऊंगा, चिंता मत करो, ये सारा पॉइंट टू पॉइंट सारा आपकी कॉपी में छपवा दूंगा। फिर आगे हम बात करते हैं प्रत्यक्ष मांग की। किसकी मांग की बात करते हैं फिर? प्रत्यक्ष मांग। तो 1922 में हम पहुंच चुके हैं, 1922 तक हमने पढ़ लिया। 1923 और फिर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल को 1925 में महात्मा गांधी नई दिल्ली में एक बैठक में, उस बैठक का नाम क्या था? सर्वदलीय सम्मेलन बैठक उसका नाम था, और उसी बैठक में इस बिल को महात्मा गांधी प्रेजेंट करते हैं, और उसी में सांकेतिक मांग रखी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं प्रत्यक्ष मांग। तो प्रत्यक्ष मांग सबसे पहले 1934 में, सबसे पहले 1934 में एक मार्क्सवादी विचारक थे मानवेंद्र नाथ रॉय। प्रत्यक्ष मांग सबसे पहले 1934 में
मार्क्सवादी विचारक थे जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय। मानवेंद्र नाथ रॉय, जिन्हें हम एम.एन. रॉय भी कह देते हैं। ठीक है, तो 1934 में प्रत्यक्ष मांग सबसे पहले मानवेंद्र नाथ रॉय ने की थी, जिन्हें हम एम.एन. रॉय के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, और इन्हीं का अगर हम वास्तविक नाम की बात करते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से कि उस व्यक्ति का वास्तविक नाम क्या है जिसने संविधान की प्रत्यक्ष मांग की थी। तो वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। नरेंद्र नाथ, क्या बताया मैंने? नरेंद्र नाथ, ठीक है दोस्तों, भट्टाचार्य। नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य इनका वास्तविक नाम था। वैसे इन्हें क्या कहा जाता था? मानवेंद्र नाथ रॉय। 1934 में इन्होंने संविधान की प्रत्यक्ष मांग की थी, और जब 1934 में प्रत्यक्ष मांग स्टार्ट हो चुकी थी, तो इसके बाद कांग्रेस के जितने भी सेशन हुए, कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए, उन सभी अधिवेशन में अब तो संविधान की प्रत्यक्ष मांग ही उठने लगी। डायरेक्टली मांग करते थे ब्रिटिश असेंबली में, अंग्रेजों से डायरेक्टली मांग करते थे। ठीक है दोस्तों, तो कब से प्रत्यक्ष मांग कब से स्टार्ट हो चुकी थी? 1934 से। ठीक है, अब 1934 के बाद 1935 में सेशन होता है, 1936 में सेशन होता है, 1938 में और 1938 1939 में भी। ये जितने भी सेशन होते हैं उन सभी में कांग्रेस की प्रत्यक्ष मांग को दोहराया जाता है। ठीक है, और सभी को कमेंट में ये बताना है कि 1935 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, 36 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, 37 38, ये जितने भी अधिवेशन हुए हैं इन सभी की अध्यक्षता याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही, और ये डेटा जो मैंने आपको बताया है ये 1 बाय 1 वन लाइनर, एक एक पॉइंट में एक एक लाइन, ठीक है, एक एक मांग में एक एक पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखा दूंगा। ये अब क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर देखो अभी इतना ज़्यादा सेटअप नहीं है, फिर अपलोड होने में फिर दिक्कत आती है। तो छोटे छोटे पैकेट, छोटी छोटी क्लास के रूप में हम आपको सारा डाटा प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, एक क्लास हमारी कम से कम 40 मिनट की हुआ करेगी, उस 40 मिनट में हम आपको मैक्सिमम देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज की ये फर्स्ट क्लास थी। इस फर्स्ट क्लास में आपको समझाने पर जोर है ज़्यादा, और जितनी भी क्लास होंगी सभी क्लास में आपको समझाने पर जोर रहेगा। प्रैक्टिकली समझाएंगे, ये नहीं है कि बस लिखाओ और आपको रट्टा लगवाओ, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है आपको समझाना। ठीक है दोस्तों, आपके माइंड में यहाँ पर फिट करना। क्लियर। तो अभी बस मैंने आपको इतना बताया है। प्रत्यक्ष मांग 1895 से स्टार्ट हो चुकी थी। बाल गंगाधर तिलक करते हैं, एक बिल लेकर आते हैं, स्वराज बिल, भारत संविधान विधेयक उसे कहते हैं। बृहद कानूनी एक विधेयक था वो, 110 लेख थे। 110 लेख से मतलब है 110 आर्टिकल थे, 110 अनुच्छेद थे उसमें। फिर 1907 से पहले जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी करते हैं, वो भी अपने सेशन में अप्रत्यक्ष मांग को दोहराते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात थी अप्रत्यक्ष मांग की। फिर मैंने आपको बताया सांकेतिक मांग। तो सांकेतिक मांग 1922 में महात्मा गांधी जी कहते हैं कि स्वराज भारतीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति होगा, ना कि ब्रिटिश सरकार द्वारा कोई उपहार। जो इनकी सीधी मांग ये थी कि संकेत रूप में कि जो हम संविधान बनाएंगे, आप हम पर जब हम संविधान बना लेंगे, ठीक है, जो आप हमें, ये डायरेक्ट कह रहे हैं ब्रिटिश से कि जो आप हमें ये संविधान बनाने की परमिशन दोगे ना, वो हम पर कोई आसान नहीं करोगे, हमें परमिशन देकर हम पर कोई आसान नहीं करोगे। ठीक है, उस तरीके की मांग है यहाँ पर सांकेतिक मांग जो है। फिर तेज बहादुर सप्रू समिति बनती है 1923 में। ठीक है, और कमेटी, और फिर 1925 में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है, उसमें एक बिल प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सांकेतिक मांग का ही जिक्र था। ठीक है, फिर प्रत्यक्ष मांग, इस प्रत्यक्ष मांग में क्या 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय द्वारा सबसे पहले प्रत्यक्ष मांग की जाती है, और मानवेंद्र नाथ रॉय का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है दोस्तों, और इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सेकंड क्लास में। ये थी सूर्य बैच की फर्स्ट क्लास। अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करना और शेयर कर देना। जो भी बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाला है, स्पेशल जीएस पढ़नी है, 50 नंबर पूरे करने हैं अपने, तो दोस्तों उसे शेयर कर देना और उसे जोड़ लेना। ठीक है दोस्तों, पता चलेगा आपको जब आप पेपर देने जाओगे, एग्जाम हॉल में बैठोगे, तब आप एनालाइज करना कि जो टॉपर एग्जाम पर रवि सर ने कराया वो कितना सटीक था। ठीक है दोस्तों, क्लियर।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।